एवरीवन, आई एम योर बायोलॉजी टीचर नेम अदिति। आज मैं आप लोगों के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की एक सीरीज शुरू करने वाली हूँ। आज हमारा फर्स्ट चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको टॉपिक वाइज चाहिए या चैप्टर वाइज। अगर आपको टॉपिक वाइज चाहिए कि पोलिनेशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक बार लेके आओ, मेगास्पोरोजेनेसिस के क्वेश्चन से एक बार लेके आओ, तो मैं उस टाइप से ले आऊँगी। अभी मैंने जो शुरू की है वो मैंने चैप्टर वाइज स्टार्ट करने की कोशिश की है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। लेट्स स्टार्ट। आपको पता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना कितना ज़रूरी है। आपका एग्ज़ाम आने वाला है, 2-3 महीने ही बचे हैं, ज़्यादा कोई टाइम नहीं है, जिसमें फिर आपका प्रैक्टिकल वगैरह स्टार्ट होगा। देखो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो पहले 1 मार्क का आता है, इसमें 2014 में क्वेश्चन पूछा गया। एनसीईआरटी में दी हुई है ये लाइन, ध्यान से पढ़ना। नेम द पार्ट ऑफ फ्लावर विच द टैसल ऑफ कॉर्न कोब रिप्रेजेंट। इसमें क्वेश्चन ये पूछा गया है कॉर्न कोब का जो टैसल है वो क्या रिप्रेजेंट करता है। क्या आपको इसका आंसर पता है? अगर नहीं पता तो मैं बता देती हूँ। कॉर्न कोब का प्लांट ये रहा, ये कॉर्न जो आप भुट्टा भी कहते हो, खाते होगे, बहुत अच्छा लगता है बारिश में। और यहाँ पे इसके टैसल यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। टैसल क्या होगा? मेल पार्ट होता है, स्टेमिन होता है, उसको टैसल कहते हैं। स्टेमिन आपको एक इन्फ्लोरेसेंस में देखने को मिलेगा, उसको आप इसमें टैसल्स कहेंगे। क्या हुआ है? द पार्ट ऑफ फ्लावर दैट रिप्रेजेंट द टैसल्स ऑफ कॉर्न कोब आर स्टेमिन और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। टैसल क्या है बच्चों? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ध्यान रखना। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ मैच्योर माइक्रोस्पोर ऑफ एन एंजियोस्पर्म, लेबल इट सेलुलर कंपोनेंट ओनली। इन्होंने बोला है कि मैच्योर माइक्रोस्पोर का आपको डायग्राम ड्रॉ करना है। आपने तो कोई डायग्राम बना नहीं रखा दीदी, मैं आपको बताती हूँ इसका डायग्राम बनेगा कैसे। पहली बात तो यह है मैच्योर माइक्रोस्पोर होता क्या है। हमने देखा था माइक्रोस्पोर मदर सेल है। माइक्रोस्पोर मदर सेल आगे चल के जब मैच्योर होगी, मैच्योर नहीं होगी सॉरी, इसके अंदर मियोसिस होगा। मियोसिस होने के बाद किसका फॉर्मेशन करेगा? माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन करेगा। और माइक्रोस्पोर आगे फर्दर मैच्योर होने के बाद पोलन ग्रेन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? पोलन ग्रेन। यहाँ पे क्या बोला? मैच्योर्ड माइक्रोस्पोर ऑफ एंजियोस्पर्म, उसका डायग्रामेटिक का रिप्रेजेंटेशन आपको करना है। तो मतलब पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर आपको बनाना है। क्या बनाना है भाई? यहाँ पे पोलन ग्रेन की 2 वॉल्स हैं, ये नहीं आपको रिप्रेजेंट करनी, आपको रिप्रेजेंट करना है अंदर क्या है। एक तो वेजिटेटिव पार्ट होगा, वेजिटेटिव सेल होगी, एक जनरेटिव सेल होगी। ये वेजिटेटिव सेल और ये जनरेटिव सेल। आपको पता होगा पोलन ग्रेन में 2 सेल्स होती हैं, वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल फूड सप्लाई करने का काम करेगी, इसके अंदर फूड अबेंडेंट अमाउंट में प्रेजेंट है, ये साइज में बड़ी होती है, इसका न्यूक्लियस इरेगुलर होता है। जनरेटिव सेल स्मॉलर साइज की है, स्पिंडल शेप होती है। वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में ये फ्लोट करती रहेगी, आगे चल के 2 मेल गैमीट्स का फॉर्मेशन करती है। इनके फंक्शंस मैं सोच के चल रही हूँ आपको पता होंगे, अगर नहीं पता अगले क्वेश्चंस में आपको देखने को मिल जाएंगे, समझे? चलो अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या क्वेश्चन पूछा? स्टेट द फंक्शन ऑफ फिलीफॉर्म एपरेटस फाउंड इन मैच्योर एम्ब्रियो सैक ऑफ एन एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म का जो मैच्योर एंजियोस्पर्म सॉरी जो मैच्योर एम्ब्रियो सैक है उसके अंदर जो फिलीफॉर्म एपरेटस होता है उसका फंक्शन क्या है। मैंने आप लोगों को बताया था फिलीफॉर्म एपरेटस मिलेगा कहाँ। पहले तो आपको यही पता होना चाहिए, उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एम्ब्रियो सैक का डायग्राम कैसा है। अगर आपका एम्ब्रियो सैक का डायग्राम आता है तो आप ये भी इजीली कर दोगे। देखो मैंने कुछ आप लोगों को इस टाइप से समझाया था। प्रतीक ध्यान से क्लास देखो, मुझे पता है तुम्हारा ध्यान नहीं है क्लास में। देखो यहाँ पे एक चलाजल एंड होगा, एक माइक्रोपाइलर एंड होगा। चलाजल एंड की तरफ 3 सेल्स प्रेजेंट होंगी। कौन कौन सी? जिनको आप क्या कहोगे? एंटीपोडल सेल बोलते हो। माइक्रोपाइलर एंड की तरफ क्या होंगी? यहाँ पे 2 सेल होंगी जिन्हें सिनर्जिड कहोगे। एक एग सेल प्रेजेंट होती है और सेंटर में 2 पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं। फिलीफॉर्म एपरेटस सिनर्जिड सेल के अंदर प्रेजेंट होती है और इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन होता है पोलन ट्यूब को गाइड करने का, कि पोलन ये ऐसे केमिकल सिक्रीट करती है जिसकी वजह से पोलन ट्यूब को गाइडेंस मिलती है कि तुम्हें कहाँ से होते हुए जाना है, उसको रास्ता देने का काम करती है फिलीफॉर्म एपरेटस, उसको गाइड करती है। ध्यान रखना, जब मैं चैप्टर आप लोगों को समझा रही थी तब मैंने बहुत अच्छे से आप लोगों को ये बताया है। आयुष इधर ध्यान दो।
द स्पेशल सेलुलर थिकनिंग एट द माइक्रोपाइल टिप आर कॉल्ड फिलीफॉर्म एपरेटस फाउंड इन द mature embryo sac of an angiosperm help in guiding the pollen tube to the synergids। इस हमें पता है कि पोलन ट्यूब को सिनर्जिड के या माइक्रोपाइलर एंड के थ्रू अंदर एंटर करना है, तो यहाँ पे सिनर्जिड सेल के अंदर जो फिलीफॉर्म एपरेटस है उसको गाइड करने का काम करती है कि तुम यहाँ से आ जाओ। ये आपके 1 नंबर के क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन और है आपका कि एक बाइलोब्ड डाइथिकस एंथर है। बाइलोब्ड डाइथिकस का मतलब क्या है? एक एंथर के अंदर 2 लोब्स है और डाइथिकस है, एक लोब के अंदर 2 थीका प्रेजेंट है। मतलब क्या होगा? यहाँ पे 4 माइक्रोस्पोरेंजियम है। क्या है? 4। ये माइक्रोस्पोरेंजियम होती है। मैंने आप लोगों को बताया था माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर क्या बनेगी? माइक्रोस्पोर मदर सेल बनेगी जो 2n स्ट्रक्चर है, जो आगे चल के इसमें मियोसिस होगा और मियोसिस के बाद माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होगा जो n है। ये मैंने बताया था। एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से 4 माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होता है थ्रू मियोसिस। ये मैंने आपको 1000 बार बताई ये चीज़, और यहीं पे ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है। अ बाइलोब्ड डाइथिकस एंथर, इसके अंदर 100 माइक्रोस्पोर मदर सेल पर माइक्रोस्पोरेंजियम है। मतलब एक माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर 100 माइक्रोस्पोर मदर सेल है। हाउ मैनी मेल गैमेटोफाइट्स ऑफ एन एंथर कैन प्रोड्यूस? तो एक एंथर कितने मेल गैमेटोफाइट्स प्रोवाइड करेगा? एक मेल गैमेटोफाइट मतलब माइक्रोस्पोर कितने बनेंगे? पहली बात तो यह 100 माइक्रोस्पोर मदर सेल से कितने बनेंगे? 400 माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होगा। सही बात है। 100 से हमारा यहाँ पे क्या है? एक एंथर है, इसके अंदर 4 माइक्रोस्पोरेंजियम होंगे। 400 यहाँ से मिलेंगे आपको माइक्रोस्पोर, 400 यहाँ से मिलेंगे, 400 यहाँ से मिलेंगे और 400 यहाँ से मिलेंगे। काउंट करो कितने हुए? 1600 मेल गैमेटोफाइट मिलेंगे या फिर माइक्रोस्पोर्स मिलेंगे। ये सिंपल सा क्वेश्चन था जो आप लोगों को ध्यान रखना है और इम्पोर्टेंट भी है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आजकल पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एन एंथर विद मैन फंक्शनिंग टैपेटम। अगर किसी एंथर के अंदर टैपेटम मेल के अंदर मेल फंक्शनिंग हो जाए, वो सही से काम ना करे, ऑफन फेल टू प्रोड्यूस वाइबल मेल गैमेटोफाइट, तो वो मेल गैमेटोफाइट को वाइबल मेल गैमेटोफाइट उससे प्रोड्यूस होगा या नहीं होगा? पहले तो आप मुझे ये बताओ। इन्होंने क्या बोला कि एंथर के अंदर टैपेटम प्रेजेंट होती है। पहले मुझे आप ये बताओगे कि टैपेटम का फंक्शन क्या है, यही बताना पड़ेगा पहले तो कि टैपेटम क्या करता है। एंथर के अंदर टैपेटम नरिशमेंट का काम करता है। ये नरिश करता है किसे? नरिश किसे करता है? माइक्रोस्पोर्स को या मेल गैमेटोफाइट्स को नरिश करने का काम टैपेटम करेगा। अगर टैपेटम के अंदर मेल फंक्शनिंग है, वो सही से काम नहीं कर रहा है, तो क्या मेल गैमेटोफाइट को अच्छे से न्यूट्रिशन मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा। क्या वो वाइबल मेल गैमेटोफाइट बनेंगे? नहीं बन पाएंगे। तो इसका आंसर सीधा सीधा यही है। द एंथर विद मेल फंक्शनिंग टैपेटम कैन नॉट प्रोवाइड कंप्लीट न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग माइक्रोस्पोर और मेल गैमेटोफाइट, सो इट फेल टू प्रोड्यूस वाइबल मेल गैमेटोफाइट। सिंपल सी बात है। चलो अब आगे चलते हैं। अब 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछा है? नेम द ऑर्गेनिक मटेरियल ऑफ विच एक्साइन एंड इंटाइन ऑफ द एंजियोस्पर्म पोलन ग्रेन आर मेड अप ऑफ। इन्होंने बोला कि हमारा जो पोलन ग्रेन है इसके अंदर 2 सेल्स प्रेजेंट होती है। आउटर सेल को हम एक्साइन बोलते हैं और इनर सेल को हम इंटाइन बोलते हैं। तो सीधी सी बात यह है, आप एक्साइन और इंटाइन का, एक तो बनी किस चीज़ से है, ये किस मटेरियल से बनी हुई है, किस केमिकल से, कंपाउंड से, किससे बनी हुई है, और सेकंड इज रोल क्या है एक्साइन का। यहाँ पे एक्साइन का फंक्शन बताना है। मैंने आप लोगों को यही बात है कई बार बता रखा है। एक्साइन बनी होती है स्पोरोपोलिनिन से। क्या किससे बनी होगी? स्पोरोपोलिनिन से बनी हुई होती है और ये नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है। कोई भी टेम्परेचर, कोई भी एंजाइम, कोई भी एसिड, बेस, एल्कली स्पोरोपोलिनिन का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मतलब एक्साइन को आप डैमेज नहीं कर सकते, डिग्रेड नहीं कर सकते। ये हाई टेम्परेचर स्ट्रॉन्ग एसिड के सामने खड़ा रहता है, इसका कुछ नहीं होता। सेकंड जो हमारी इंटाइन है, ये सेलुलोज और पेक्टीन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सेलुलोज और पेक्टीन की बनी हुई होगी। और
थर्ड क्या बात पूछी इन्होंने, एक्सप्लेन करना रोल ऑफ एग्जाइन, एग्जाइन का रोल क्या होगा। अगर हमारी मदर नेचर ने इतना हार्ड मटेरियल बना के दे रखा है स्पोरोपोलिनिन की फॉर्म में, तो उसका कुछ ना कुछ तो रीजन होगा। इसका रीजन है प्रोटेक्शन करना। किसकी प्रोटेक्शन करना, किसकी प्रोटेक्शन करना, पोलन ग्रेन्स की प्रोटेक्शन करना, ये इसका फंक्शन है। यहाँ पे इसका सब कुछ दे रखा है, मैं आपको एक बार पढ़ के बता देती हूँ। द एंजियोस्पर्म पोलन ग्रेन कंप्राइज ऑफ आउटर एग्जाइन मेड अप ऑफ रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल स्पोरोपोलिनिन। जो एंजियोस्पर्म के पोलन ग्रेन की आउटर मेम्ब्रेन होती है एग्जाइन, वो स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल या ऑर्गेनिक मटेरियल स्पोरोपोलिनिन का बना हुआ है। वाइल इनर लेयर ऑफ इंटाइन इज मेड अप ऑफ सेलुलोज और पेक्टिन। जो इनर लेयर है वो सेलुलोज और पेक्टिन की बनी हुई होगी। सिंस द आउटर हार्ड लेयर ऑफ एग्जाइन इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिनिन विच इज वन ऑफ द मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक सब्सटेंस। यही बात है, स्पोरोपोलिनिन मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जिसको पोलन ग्रेन रजिस्ट करता है हाई टेम्परेचर से, स्ट्रॉन्ग एसिड से, अल्कलीज से। ये प्रोटेक्ट करने का काम करता है एंजाइम डिग्रेडेशन से, ये हर चीज़ से इसको प्रोटेक्ट करने का काम करेगा। अगर आपको जब आपको सेडिमेंट्री रॉक्स से आपको फोसिल्स मिलते हैं तो आपको पोलन ग्रेन्स जरूर देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये फोसिल्स की जो एग्जाइन है ये कभी भी बायोडिग्रेडेबल तो है ही नहीं। ये आपको ज्यों के त्यों फोसिल्स के रूप में मिलेगी। आप इसकी स्टडी करके पता लगा सकते हो कि किस प्लांट का है ये, कैसा फोसिल है ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, डिफरेंशिएट बिटवीन द टू सेल एनक्लोज इन मैच्योर मेल गैमेटोफाइट ऑफ एन एंजियोस्पर्म। अब मैच्योर मेल गैमेटोफाइट कौन होगा, मैच्योर मेल गैमेटोफाइट कौन है, पोलन ग्रेन है, सिंपल सी बात। फिर वही बात, इसकी आउटर लेयर एक्साइन है, इनर लेयर इंटाइन है, सेंटर में दो सेल्स प्रेजेंट होगी, एक जनरेटिव सेल होगी, एक वेजिटेटिव सेल होगी। जब मैं आपको सेकंड क्वेश्चन में ये बोल रही थी कि आपको इनके फंक्शन के बारे में पता है क्या, इनका डिफरेंस के बारे में पता है क्या, अब यहाँ पे वही आ गया। अगर आपको नहीं पता तो यहाँ समझ जाओगे आप। यहाँ पे जो जनरेटिव सेल है, जनरेटिव सेल स्मॉलर होती है। कौन क्या होगा, इसका साइज स्मॉल होगा, इसका जो साइटोप्लाज्म है ये डेंस होगा, ये आगे चल के 2 मेल गैमीट्स बनाती है। ये इसके फंक्शन है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, इट इज स्मॉल एंड फ्लोट इन साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल। ये स्पिंडल शेप की है, छोटी सेल है, इसलिए ये वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में फ्लोट करती रहती है। ये स्पिंडल शेप की होगी, इसका साइटोप्लाज्म डेंस होगा। इट डिवाइड टू फॉर्म 2 मेल गैमीट्स, और ये आगे चल के डिवाइड करके 2 मेल गैमीट्स का फॉर्मेशन करती है, जो पोलिनेशन में बहुत जरूरी होता है। फर्टिलाइजेशन में, डबल फर्टिलाइजेशन में आगे जाके समझेंगे अगर आपको नहीं पता। अगर आपको विद एक्सप्लेनेशन चाहिए, हर चैप्टर की ब्रीफली एक्सप्लेनेशन चाहते हो आप, वन शॉट में अगर वीडियो चाहते हो तो मैं अभी बना दूंगी, बट कमेंट सेक्शन में आपको लिखना पड़ेगा। अगला है वेजिटेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल मैंने क्या बताया था अभी थोड़ी देर पहले, वेजिटेटिव सेल का साइज बड़ा होता है, इसके अंदर अबेंडेंट फूड मटेरियल प्रेजेंट है, इसका जो न्यूक्लियस है उसकी शेप इरेगुलर होती है। समझ में आया। इसके बाद हम फर्दर आगे बढ़ते हैं। आगे क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट हैं, आगे ये हमारा क्या है, नेम ऑफ द हैप्लॉइड सेल प्रेजेंट इन एन अनफर्टिलाइज्ड मैच्योर एम्ब्रियो सैक ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट, राइट द टोटल नंबर ऑफ सेल इन इट। क्या बोला इन्होंने, जो हमारा अनफर्टिलाइज्ड मैच्योर एम्ब्रियो सैक है, इसके अंदर कौन कौन सी सेल्स प्रेजेंट होती है, टोटल नंबर ऑफ सेल कितनी है, उसके बारे में डिस्क्राइब करना है। दूसरी बात इन्होंने क्या बोला है, दूसरी बात इन्होंने बोली है, एक सेकंड क्वेश्चन क्या दे रखे हैं यहाँ पे, हाउ मैनी हैप्लॉइड सेल्स आर प्रेजेंट इन मैच्योर फीमेल गैमेटोफाइट। जो मैच्योर फीमेल गैमेटोफाइट है, एम्ब्रियो सैक है, इसके अंदर कितनी हैप्लॉइड सेल है, कितनी सेल्स प्रेजेंट है, कितने न्यूक्लियस प्रेजेंट है, उसके बारे में आपको डिफाइन करना है। तो आप मुझे बताओ आप क्या लिखोगे यहाँ पे। मैच्योर एम्ब्रियो सैक के बारे में पता है आपको, अगर आप मेरे ऑनलाइन क्लास के बच्चे हो तो आप लोगों को डेफिनेटली पता हो, क्योंकि ये टॉपिक इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आता है, ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आता है, तो इसके बारे में तो पता होना ही चाहिए। इसमें बेसिकली क्या है, ये एक एम्ब्रियो सैक होगा, इसकी चिलाजल एंड है, ये इसकी माइक्रोपाइलर एंड है। चिलाजल एंड की तरफ कौन होंगी, 3 एंटीपोडल सेल होंगी, माइक्रोपाइलर एंड की तरफ 2 सिनर्जिड सेल, 1 एग सेल, और सेंटर में 2 पोलर न्यूक्लियाई, ये प्रेजेंट होते हैं। पूछा क्या है, टोटल नंबर ऑफ सेल्स कितनी होती है। अगर आप सेल को काउंट करोगे कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितनी सेल है,
8 सेल्स हैं। आगे देखो मैंने इमेज दे रखी है, प्रॉपर इमेज है, देखो यहाँ पे चलाजल एंड की तरफ 3 एंटीपोडल सेल हैं, सेंटर में 2 पोलर न्यूक्लियाई हैं, पोलर न्यूक्लियाई बोलेंगे इसको, ना कि सेल। यहाँ पे एक हमारी एग सेल है, 2 सिनर्जिड सेल है आपके, इसको भी आप 2 लगाइए और इसको आप 3 लगाइए। आप इसको काउंट करोगे तो आपको कितनी निकलेंगी, 8 सेल, सही बात है, या 8 न्यूक्लियाई, सॉरी। देखो यहाँ पे काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, क्या है, 8 न्यूक्लियाई हैं और 7 सेल देखने को मिलेंगे। अब दीदी क्वेश्चन आप लोगों का होगा, अगर आपको नहीं पता, अगर आपने मेरे से पढ़ रखा है तो आप लोगों को इसका आंसर पता है, मुझे यहाँ समझाने की भी जरूरत नहीं है अपने बच्चों को। क्या है, देखो यहाँ पे 7 सेल का मतलब क्या, अगर आप काउंट करो 1, जिसने अपने चारों तरफ सेल वॉल बना रखी है उसको आप सेल के अंदर काउंट करोगे, 1 2 3 4 5 6 सेल देखने को मिली। अब इनको मत बोलना कि ये भी सेल है, नहीं, इन्होंने सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं किया, ये ओनली पोलर न्यूक्लिया या न्यूक्लियस के फॉर्म में सेंट्रल सेल में प्रेजेंट है। अब तक हमारी 6 सेल हुई, फिर 7th सेल कौन सी है, 7th सेल हमारी ये सेंट्रल सेल है जो आउटर सेल है। तो ऐसे करके 8 न्यूक्लियाई 7 सेल मैच्योर एम्ब्रियो सैक में देखने को मिलती है। देखो यहाँ पे एन अनफर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो सैक ऑफ एंजियोस्पर्म इज कंपोज्ड ऑफ 7 सेल, और जो 8 न्यूक्लिएटेड है। अमंग 8 न्यूक्लियाई 6 आर एनक्लोज बाय द सेल वॉल। 8 न्यूक्लियाई में से 6 न्यूक्लियस ऐसे हैं जिन्होंने अपने चारों तरफ सेल वॉल का फॉर्मेशन कर रखा है, 2 ऐसे हैं जिन्होंने सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं किया। जिन्होंने 2 सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं किया उनको हम पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं, और जिन्होंने सेल वॉल का फॉर्मेशन कर लिया उनमें से 3 को एंटीपोडल कहते हैं, 2 को सिनर्जिड कहेंगे, 1 को हम एग सेल कहेंगे और एक सेंट्रल सेल प्रेजेंट है। समझ में आया आपको? चलो अब फटाफट करके अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर आपको कहीं भी समझने में दिक्कत आ रही है आप मुझे बोल सकते हो कि आप हमें ये चीज़ दोबारा समझनी है या हमें टॉपिक समझना है, तो मैं आपको दोबारा वो समझा दूंगी, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। अब देखो, वेयर इज द स्पोरोपोलिन प्रेजेंट इन प्लांट्स, प्लांट के अंदर स्पोरोपोलिन कहाँ प्रेजेंट होता है, स्टेट इट्स सिग्निफिकेंस विद द रेफरेंस ऑफ केमिकल नेचर। अब ये क्वेश्चन का आंसर मैं अभी दे के आई हूँ, 5 मिनट पहले मैंने क्या कहा था, पोलन ग्रेन के अंदर एक्साइन में स्पोरोपोलिन की बनी होती है, एक्साइन स्पोरोपोलिन की बनी होती है, और इसका सिग्निफिकेंस क्या है, ये हाई टेम्परेचर से स्ट्रॉन्ग एसिड से हमारे पोलन ग्रेन के एक्साइन को बचाने का काम करती है। यही मैंने बताया था, ये तुम्हारा क्वेश्चन आ गया। देखो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार वही रिपीट हो रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, इन द टीएस ऑफ द मैच्योर एंथर गिवन बिलो आइडेंटिफाई ए एंड बी, मेंशन देयर फंक्शन। इन्होंने यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ था, यहाँ पे ए और बी कुछ निशान बनाए हुए हैं, तो आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि ए क्या है और बी क्या है। आपके एनसीईआरटी में दिए गए डायग्राम से, इसका मतलब कि आपको डायग्राम पे भी ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। एनसीईआरटी के बेसिकली जो एनसीईआरटी के डायग्राम है उनको ध्यान से देखो। जो ए है ये स्पोरोजिनस टिश्यू है, ए क्या होगा, सेंटर में जो प्रेजेंट है ये स्पोरोजिनस टिश्यू होता है। स्पोरोजिनस टिश्यू आगे चल के मदर सेल का फॉर्मेशन करता है, माइक्रोस्पोर मदर सेल बनाता है, और माइक्रोस्पोर मदर सेल मियोसिस करके माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन करती है, और माइक्रोस्पोर मैच्योर होके पोलन ग्रेन बन जाता है। ये सब चीज़ें सीक्वेंस में चलती हैं। तो यहाँ पे जो ए है वो स्पोरोजिनस टिश्यू है, बी क्या है, बी इसके चारों तरफ प्रेजेंट है, ये इसको न्यूट्रिशन देने के लिए बना है। न्यूट्रिशन देने के लिए कौन सी सेल थी, टैपेटम थी, टैपेटम उसको न्यूट्रिशन देने के लिए है, तो बी यहाँ पे नरिशमेंट के लिए है। ये इनके फंक्शन भी हो गए। आगे देखो भाई, आगे क्या क्वेश्चन पूछा है, ड्रॉ अ स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ टीएस ऑफ मैच्योर एंथर, लेबल ओनली द लेयर ऑफ द हेल्पिंग डिहेसेंस ऑफ द एंथर टू रिलीज पोलन ग्रेन। इन्होंने बोला कि आप मैच्योर एंथर का टीएस का डायग्राम बनाइए, और उसकी जो लेयर्स हैं उसके चारों तरफ जो कवरिंग प्रेजेंट होती है, लेयर्स प्रेजेंट होती है, उनको लेबल कीजिए, वही सेल्स को लेबल कीजिए, उन्हीं लेयर्स को लेबल कीजिए जो डेहिसेंस में हेल्पफुल है। अब जब एंथर डेहिसेंस होता है उसमें से पोलन ग्रेन्स बाहर निकलते हैं, तो कौन कौन सी वॉल लेयर हेल्पफुल होती है। पहले आपको ये बताओ कि वॉल लेयर पता है कौन कौन सी वॉल प्रेजेंट होती है एंथर के चारों तरफ। एंथर के चारों तरफ 4 लेयर प्रेजेंट होती है। आउटर मोस्ट होगी एपिडर्मिस,
आउटर मोस्ट कौन सी होगी? एपिडर्मिस। सेकंड होगी एंडोथीशियम। थर्ड होगी हमारी कौन सी? थर्ड कौन सी होगी? मिडिल लेयर। और जो हमारी फोर्थ है और लास्ट है ये होती है टैपेटम। ये चारों की चारों लेयर्स प्रेजेंट होती हैं। इसको जो पहली तीन लेयर है ये एंथर को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। लास्ट की लेयर अभी बताया मैंने, ये नरिश करने का काम करेगी। जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है उससे जो माइक्रोस्पोर्स बनेंगे, मेल गैमीट्स बनेंगे, उनका ये नरिश करने का काम करेगी। बिना इसके काम नहीं चल सकता। जो ये आउटर थ्री लेयर है ये डेहिसियंस में भी हेल्पफुल है। जब एंथर को बर्स्ट करके बाहर पोलन ग्रेन निकलना है तो यही आउटर थ्री लेयर बर्स्ट होती हैं, फटती हैं और उससे बाहर फिर पोलन ग्रेन्स बाहर निकलते हैं। आपको यही ड्रॉ करने हैं, यही मतलब टैपेटम को छोड़ के और लेयर्स ड्रॉ करनी है इस डायग्राम से। आपके एनसीईआरटी में ये डायग्राम भी दे रखा है। आगे देखो, द एक्साइन इज एब्सेंट और वेरी थिन एट द रीजन ऑफ कोल्ड एपर्चर। अब सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा था यहाँ पे? सेकंड क्वेश्चन है व्हाई इज द एक्साइन ऑफ द पोलन ग्रेन नॉट कंटिन्यूअस लेयर। पोलन ग्रेन के अंदर जो एक्साइन है, आउटर लेयर है, वो कंटिन्यूअस नहीं होती। क्यों? उसके अंदर पोर्स मिलते हैं। पोर्स क्यों मिलते हैं इसमें यही पूछा गया है। क्या पूछा गया है भाई? हमारा ये पोलन ग्रेन है, ये इसकी एक्साइन है। एक्साइन के अंदर आपको ऐसे पोर्स देखने को मिलेंगे। हमको पता है स्पोरोपोलिन एक हार्डेस्ट मटेरियल है, आप उसको डिग्रेड नहीं कर सकते, आप उसको कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो अगर पोलन ट्यूब बाहर निकलनी है तो उसके लिए कुछ ना कुछ तो प्रोसेस चाहिए ना। अब बर्स्ट करके निकल नहीं सकती, इसलिए मदर नेचर ने क्या बनाया? हमारी नेचर ने जर्म पोर का फॉर्मेशन कर दिया, उसके थ्रू हमारी पोलन ट्यूब बाहर आ जाती है। तो यहाँ पे क्या बोला? यहाँ पे एक्साइन इज एब्सेंट और वेरी थिन एट द रीजन कॉल्ड अपर्चर, जिसको जर्म पोर भी कहते हैं। यहाँ पे एक्साइन में स्पोरोपोलिन नहीं होगा, यहाँ पे पोर्स मिलते हैं थ्रू विच पोलन ट्यूब इमर्ज एट द टाइम ऑफ द जर्मिनेशन ऑन द स्टिग्मा। क्या होगा जब इसका पोलिनेशन हो जाएगा? पोलिनेशन होके ये फीमेल के पिस्टिल के स्टिग्मा पे पहुंच जाएगा, तब वहाँ पे जाके इसका जर्मिनेशन होगा, तो इससे पोलन ट्यूब निकलने में हेल्पफुल होता है। इसके थ्रू ही पोलन ट्यूब बाहर निकलती है। अगर आपको ये चीज़ें नहीं पता, नहीं समझ में आ रही, आपको लग रहा है कि मैं तो एलियन हूँ, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। मैं एक प्रॉपर तरीके से समझाने के लिए टॉपिक्स आपको बना सकती हूँ। तो इसके लिए बस आपको थोड़ा सा एक तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और कमेंट डालना पड़ेगा। चलो फिर आगे चलते हैं। 3 मार्क्स क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं आपके यहाँ से, इस टॉपिक से। वाई आर एंजियोस्पर्म मदर कोल्ड डायथिकस। क्या क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे? जो एंजियोस्पर्म एंथर है उसको डायथिकस क्यों कहते हैं? पहला क्वेश्चन तो ये। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ इट्स माइक्रोस्पोरेंजियम। अगला क्या क्वेश्चन पूछा? माइक्रोस्पोरेंजियम के स्ट्रक्चर को आप डिस्क्राइब करें। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ मैच्योर माइक्रोस्पोरेंजियम ऑफ द एंजियोस्पर्म। इन्होंने ये 2 टाइप से क्वेश्चन पूछा है। बेसिकली क्या आपको बनाना है? आपको मैच्योर माइक्रोस्पोरेंजियम है उसके स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना है, उसको समझाना है कि वो कैसा स्ट्रक्चर होता है, कैसा नहीं होता, ये सब चीज़ें। पहली बात, आपकी एनसीईआरटी में पूरा पैराग्राफ दिया गया है, उसके बारे में आपको डिस्क्राइब करेंगे। जो एंजियोस्पर्म के अंदर एंथर होता है वो बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है, मतलब उसके अंदर 2 लोब मिलेंगे और वो डायथीकस है। उसके अंदर एक लोब के अंदर 2 थीका मिलेंगे, तो 4 लोब के अंदर 4 थीका मिलती है। पहली लाइन में तो देखो वही लिखा हुआ है, सिंस द एंजियोस्पर्म एंथर आर बाइलोब्ड, ये बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है। ईच लोब बियरिंग 2 थीका, दे आर रेफर्ड टू द डायथीकस, इसलिए इसको डायथीकस कहेंगे। द स्ट्रक्चर ऑफ मैच्योर माइक्रोस्पोरेंजियम कैन बी डिस्क्राइब विद द हेल्प ऑफ गिवन अलोंगसाइड डायग्राम। नीचे कोई डायग्राम दे रखा है वो हम देखते हैं, उसकी हेल्प से हम इसका स्ट्रक्चर को समझ सकते हैं कि स्ट्रक्चर होता कैसा है। बेसिकली इसकी 4 लेयर्स हैं जो मैं आपको अभी बता के आ चुकी हूँ। एंथर की, माइक्रोस्पोरेंजियम की, इसकी 4 लेयर होती हैं। आउटर लेयर को आप एपिडर्मिस कहोगे, सेकंड लेयर को आप एंडोथीशियम कहोगे, थर्ड लेयर को आप मिडिल लेयर कहोगे एंड फोर्थ एंड लास्ट लेयर को आप टैपेटम कहोगे। ये 3 लेयर प्रोटेक्शन के लिए होती है, ये 4th लेयर आपके नरिश करने के लिए होती है माइक्रोस्पोर मदर सेल को। समझ में आया? ये सब चीज़ें इन्होंने यहाँ पे लिख रखी है और आपको यही बताना है। आगे चल के क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस होगा। मियोसिस होने की वजह से यहाँ पे 4 माइक्रो
स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। माइक्रोस्पोर आगे चल के मैच्योर होंगे तो ये पोलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन करते हैं। यही सब यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है आपकी पूरी की पूरी थ्योरी में। आपको लिखना कैसा है एग्जाम में वो आप यहाँ से समझ सकते हो। मैं आगे बढ़ती हूँ क्योंकि और बच्चों को भी समझाना है। चलो भाई अब आगे देखते हैं। ड्रॉ अ लेबल डायग्राम ऑफ द टिपिकल एनाट्रोपस ओव्यूल। एंजियोस्पर्म के अंदर एनाट्रोपस ओव्यूल मिलता है, उसके बारे में आपका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन करना है। एनसीईआरटी में दिया हुआ है। सीबीएसई में जितने भी एग्जाम्स होते हैं ज़्यादातर मैक्सिमम ज़्यादातर क्या मैक्स 100% सारा एनसीईआरटी से आता है, और पुराने सालों से थोड़ा कम भी हो गया है अब तो सिलेबस, इतना सिलेबस नहीं रहा जितना पहले था। मेगा देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मेगास्पोरेंजियम कॉमनली कॉल्ड ओव्यूल। मेगास्पोरेंजियम को हम कॉमनली ओव्यूल कहते हैं। एराइज फ्रॉम द प्लेसेंटा, वो प्लेसेंटा से एराइज होता है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे प्लेसेंटा होता है, प्लेसेंटा से ये एराइज होगा। ये इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। होता कैसा है मैं आपको यहाँ पे डायग्राम बना के दिखा देती हूँ। बेसिकली ये दिखता कैसा है, ये कुछ डायग्राम यहाँ पे इस टाइप से बनेगा, क्योंकि जो हाथ से डायग्राम बनाया होता है ना बच्चों को ज़्यादा समझ में आता है। चलो फिर देखो यहाँ पे इसकी जो आउटर लेयर होती है इसको क्या कहेंगे हम, इंटेग्यूमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, इंटेग्यूमेंट। आउटर 2 लेयर्स को हम इंटेग्यूमेंट कहते हैं। जो बाहर वाली है वो आउटर होगी, जो इनर वाली है वो इनर इंटेग्यूमेंट होगी। ये दोनों प्रोटेक्शन करने का काम करते हैं। सेंटर में क्या होगा प्रेजेंट, एम्ब्रियो सैक प्रेजेंट होता है। जो ये है ये एम्ब्रियो सैक है। क्या कहेंगे इसको, एम्ब्रियो सैक कहते हैं। इसके चारों तरफ एक टिश्यू प्रेजेंट होता है जो इसको न्यूट्रिशन देने के लिए है। अब तुम लोग ध्यान रखना, जहाँ जहाँ पे न्यूट्रिशन देने के लिए टिश्यू प्रेजेंट है उनके नाम। यहाँ पे एम्ब्रियो सैक को न्यूट्रिशन देने के लिए कौन सा टिश्यू प्रेजेंट है, न्यूसेलस प्रेजेंट है। कौन प्रेजेंट है, न्यूसेलस प्रेजेंट है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। यहाँ पे 2 इंटेग्यूमेंट है, न्यूसेलस और हमारा एम्ब्रियो सैक। इस एंड को हम माइक्रोपाइलर एंड कहेंगे, इस एंड को हम चलाजल पोल कहेंगे या चलाजल एंड कहेंगे, ध्यान रहेगा। इसके बाद 2 पॉइंट्स हैं जो बच्चे बार बार गलती करते हैं उन्हें समझने में। इसके यहाँ पे प्लेसेंटा होता है जिससे ये ओवरी से अटैच रहता है। प्लेसेंटा को ओव्यूल से अटैच करने के लिए जिस पॉइंट का या जो यहाँ पे नाम दिया गया है इसका नाम होता है फ्यूनिकल। प्लेसेंटा को ओव्यूल से जोड़ने वाला कौन होता है, जंक्शन कौन है यहाँ पे, फ्यूनिकल है। दूसरा पॉइंट, फ्यूनिकल को ओव्यूल से जोड़ने के लिए जंक्शन क्या है, हाइलम है। ये 2 पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। बच्चे को सारा ओव्यूल याद हो जाएगा बट ये यहाँ इन 2 पॉइंट्स में गलती करता है ही। हमने भी की है इसलिए पता है कि बच्चा कहाँ गलती करता है, और एक्सपीरियंस भी हो गया 4-5 साल का, तो हमें बता सकते हैं कि बच्चा कहाँ पे फंस सकता है। देखो सबसे पहले हाइलम इज अ जंक्शन बिटवीन ओव्यूल एंड फ्यूनिकल। हाइलम ओव्यूल और फ्यूनिकल के बीच का जंक्शन होता है। ईच ओव्यूल हैज़ 1 और 2 प्रोटेक्टिंग एनवलप्स कॉल्ड इंटेग्यूमेंट्स। क्या बोला यहाँ पे, हर ओव्यूल के पास 2 प्रोटेक्टिव इंटेग्यूमेंट्स होते हैं जिनको आप क्या कहेंगे, इंटेग्यूमेंट्स कहते हैं, और ये प्रोटेक्शन के लिए प्रेजेंट होते हैं। माइक्रोपाइल इज द ओपनिंग प्रेजेंट एट द टिप वेयर इंटेग्यूमेंट इज एब्सेंट। माइक्रोपाइल वो पॉइंट है जहाँ पे इंटेग्यूमेंट नहीं होते। ठीक है, आपको दिख रहा है इमेज में। अगला क्या है, चलाजल इज द अपोजिट टू द माइक्रोपाइलर एंड रिप्रेजेंट द बेसल पार्ट ऑफ द ओव्यूल। चलाजल क्या है, एक बेसल पार्ट है जो अपोजिट होगा माइक्रोपाइल के। ठीक है, इंटेग्यूमेंट के अंदर एक मास होता है, सेल होती है जिसे न्यूसेलस कहते हैं, उसके अंदर रिजर्व फूड मटेरियल प्रेजेंट होगा, वो नरिश करने का काम करेगा। यहाँ पे उसी के बारे में बात कर रखी है। आगे देखो, एम्ब्रियो सैक और फीमेल गैमेटोफाइट इज लोकेटेड इन द न्यूसेलस। एम्ब्रियो सैक उसके अंदर प्रेजेंट होता है न्यूसेलस के अंदर, और तो बस आगे जाके वो ग्रो करके माइक्रोस्पोर मदर सेल बनाएगा, उससे वो आगे फर्दर डिवीजन करके वो हम आगे देखेंगे कि इसका फॉर्मेशन कैसे क्या होता है। आगे देखो अगला क्वेश्चन आप लोगों से क्या पूछा, ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ अ मेल गैमेटोफाइट ऑफ एन एंजियोस्पर्म, लेबल एनी 4 पार्ट, व्हाई इज द स्पोरोपोलिन कंसिडर द मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल।
क्या बोला इन्होंने, आपको एक डायग्राम बनाना पड़ेगा मेल गैमेटोफाइट का। बेसिकली कौन है, पोलन ग्रेन का फॉर डायग्राम बनाना है आपको, फिर से उसके पार्ट्स को लेबलाइज करना है सबको, और फिर आपको बताना है कि स्पोरोपोलिन को मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल क्यों कहा जाता है। यही सब क्वेश्चंस हैं, और ये डायग्राम यहाँ पे मैंने बना भी रखा है, कई बार क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए मैं इसको रिपीट नहीं करूँगी, आप लोग समझ चुके होंगे। आगे देखो भाई, अगला क्वेश्चन क्या है, given below is an enlarged view of microsporangium of a mature anther, name ABC layers। आपको लेयर्स के बारे में बताना है। ये क्वेश्चन ना, इस टाइप के क्वेश्चन हमारे एग्जामिनर के ना फेवरेट क्वेश्चन होते हैं, तो आप लोगों को ध्यान रखना है। ये एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस के बाद ए को क्या कहेंगे, बी को क्या कहेंगे, सी को क्या कहेंगे, इनके नाम आपको बताने हैं। एक ए कौन होगी, एंडोथीशियम है। बी कौन है, बी कौन है, मिडिल लेयर है। अब तो मैंने आपको बता दिया है ना, मिडिल लेयर। सी कौन है, टैपेटम है। तो एनसीईआरटी के जो डायग्राम्स हैं उनको बार बार रिपीट करो, डायग्रामेटिक क्वेश्चंस बहुत देखने को मिलते हैं। ठीक है बच्चों, इसके बाद आगे देखो 5 मार्क्स के एक क्वेश्चन है जिसको हम कल डिस्कस करेंगे, 5 मार्क्स वाला को बच्चों। अब बताओ आपको आज की क्लास कैसी लगी, समझ में आई अच्छे से। जो आपको दिक्कत हो, मेरी स्पीड से दिक्कत है, मैं बड़ा ज़्यादा फास्ट पढ़ाती हूँ, तो मुझे वो आप बता सकते हो। अगर आपको समझ में आ रहा है तो वेल एंड गुड, ये मैं रिवीजन के लिए डाल रही थी। आपको अच्छा लग रहा है, कुछ भी आपको कमेंट करने हैं तो हमें बता सकते हो। थैंक यू।